को देखा जाए तो आज उनके पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है जहाँ से वो अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सके एंड एक बेटर एजुकेशन ले सके। तो सो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे जितने भी न्यू गेस्ट कनेक्टेड हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि आप भी डिसीजन लीजिए, हम सब मिल के करेंगे, हमारी पूरी पूरी उड़ान टीम आपके साथ है, हम सब आपके साथ। एंड माय डियर फ्रेंड, अब बारी है आज के हमारे चीफ गेस्ट को सुनने की, जो कि बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी है, ग्रेट लीडर है, सबके ग्रेट अपलाइन है। तो शो माय डियर फ्रेंड, आई एम गोइंग टू इनवाइटिंग टुडे चीफ गेस्ट, वेरी रेस्पेक्टेड पर्सनालिटी, none other than only and only Vinod Singh from Mirzapur. Most welcome on the screen, sir. Most welcome, sir. सम्मान और इज्जत देने के लिए अपने गुरुजनों के सिर चरणों में मुझे सादर प्रणाम है। मेरा नाम विनोद कुमार सिंह है, मैं मिर्जापुर से बिलोंग करता हूँ। मैं बीए तक की पढ़ाई किया हूँ और डीओ में ज्वाइन से पहले मैं 3 साल बिजनेस कर रहा था। पिछले 3 साल से डीओ में मैंने क्यों ज्वाइन किया और कैसे आया, रिस्पेक्टेड विनय सर के माध्यम से हमारी फैमिली ने डीओ को ज्वाइन किया और वर्ल्ड की बेस्ट एकेडमी के बारे में सर ने बताया कि यहाँ से कुछ सीखा जा सकता है और यहाँ से कुछ बना जा सकता है। तो मैम ने डिसीजन लिया, मैम ने ज्वाइन किया और श्रेया जी को ज्वाइन करवाए, अपने को हम स्वयं ज्वाइन हुए यहाँ पर। और हम साथ में ही बताएंगे क्योंकि सर हम भी अभी सीख रहे हैं, आप लोगों से ही सीख रहे हैं, क्योंकि अभी मुझे कुछ पता नहीं, जो फील्ड में मैं था वहाँ मुझे ये सब चीज़ें नहीं मिल पा रही थी। आज मैं दुनिया के बेस्ट एकेडमी से जुड़ा हूँ और यहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को मिल पा रहा है। और सबसे बड़ी अचीवमेंट यहाँ पर मुझे आकर के ये मिला दोस्तों कि आज हमारी ये श्रेया सिंह बेटी हैं, इन्होंने आज यहाँ पर अपने स्किल को डेवलप कर रही हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर पा रही हैं कि आज नेशनल वेबिनार में प्लान करती हैं, एंकरिंग करती हैं। दिल से सुकून मिलता है दोस्तों, दिल से सुकून मिलता है। स्कूल कॉलेजों में तो सिर्फ किताबी ज्ञान मिल रहा है, डिग्रियां तो हैं, मगर क्या वो क्वालिटी है हमारे पास कि हम कहीं भी जा करके अपने आप को प्रूव कर पाए, अपने आप को इंटरव्यू में बता पाए, क्योंकि लोग छटते कहीं हो इंटरव्यू में। डिग्रियां दिखाने से कुछ नहीं होता है, वहां आप फर्स्ट क्लास हैं, टॉपर हैं, क्या है उसका कोई मायने नहीं रखता है। हम अपने आप को वहां प्रूव कैसे कर पा रहे हैं, सामने वाला बंदा बस यही देखता है कि ये बंदा में कितना दम है, अपने आप को कैसे प्रूव कर पा रहा है, किस तरह से इसके अंदर क्या क्वालिटी है। अगर ये मेरे संस्था से जुड़ता है, अगर मेरे संस्था में आता है तो मेरी संस्था को किस प्रकार से आगे लेके जाएगा, ये क्वालिटी देखती है, ना कि आपकी डिग्री माने रखती है। क्योंकि डिग्रियां दोस्त, मैं भी बीए किया हूं, मगर उस डिग्री का क्या मतलब है। मैं तो जिस समय बीए किया था ना, 2000 में मेरा बीए कंप्लीट हुआ, तो उस समय मैं अपने आप को समझता था कि मैं भी बीए कर चुका हूं, कुछ कर ले जाऊंगा, कहीं नौकरी कर लूंगा। मगर नहीं दोस्त, आज 20 सालों से भूल चुका हूं। आज अगर अभी प्रेजेंट टाइम में कोई कह दे कि सर अपनी डिग्री दिखाइए, तो शायद मुझे ढूंढने में समय लगेगा, क्योंकि मैं किस बक्से में, किस अलमारी में कहाँ फेंक दिया उसको मैं भूल चुका हूं। क्योंकि मुझे पता हो चुका है दोस्त कि नौकरी मिलने वाली नहीं है। आज मेरी मैडम बीएड करके टेट पास है, सीटेट पास है, योगा किए हैं, डीएलएड की हैं, क्या क्या की हैं। उन्होंने जो जो मुझसे कहा, मैंने कहा सब करिए, क्योंकि उनको डिग्री लेनी जरूरी थी। कहें कि नौकरी मिले चाहे ना मिले, कम से कम एजुकेशन होना जरूरी है। तो आज वो जबकि शुरुआत में टीटी निकला था, तभी वो बीएड कंप्लीट 2011 में कर ली, उस समय से टीटी निकला। उसके बाद सुपर टेट आ गया। अभी तो गवर्नमेंट में नया शिक्षा नीति लागू कर दी, उसमें स्किल का माने रखेगा। जो जिसके पास स्किल नहीं रहेगी वो नौकरी नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि जो हमारे टीचर सर्विस कर रहे हैं ना, उनको भी स्किल सीखना पड़ेगा। तो ये हमारी एकेडमी डीओ हमें क्या देती है दोस्तों, हमें क्यों करना चाहिए दोस्तों। अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, आत्मनिर्भर बनिए, नौकरी लेने वाला नहीं देने वाला बनिए। तो बताइए दोस्तों कि इस कोरोना महामारी में सबकी रोजगार जा चुकी है। यहाँ तक कि खास करके प्राइवेट सेक्टर में जितने भी हमारे
दोस्त मित्र सर्विस कर रहे हैं, हमारी मैडम स्वयं करती हैं, आज 8-10 महीने से उनकी सैलरी नहीं मिल पा रही है, वो 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है, शाम को सब्जी आंटती है तो दाल चावल का जुगाड़ करना है, फिर सुबह कैसे होगा ये सोच रहे हैं, वो परेशान है कैसे मेरा घर परिवार फैमिली चलेगी, बच्चों को कपड़े कैसे आएगा, उनका शिक्षण कैसे होगा, मतलब तमाम साधनों से वो जूझ रहे हैं। तो इस अवस्था में हम नौकरी देने वाला कैसे बनेंगे, आप कैसे बनेंगे, तो हमें क्या करना चाहिए। अब करने के लिए नौकरी देने वाले के बनने के लिए तो हमें मालिक बनना पड़ेगा। अब मालिक हम कैसे बनेंगे दोस्त, मालिक बनने के लिए मेरे पास फैक्ट्री होनी चाहिए, फ्रेंचाइजी होनी चाहिए, कारखाने होने चाहिए, मतलब कोई अच्छी शॉप होनी चाहिए, मॉल होनी चाहिए, तभी तो हम नौकरी किसी को दे सकते हैं। अब ये सब चीजों पाने के लिए मेरे पास करोड़ों रुपए होने चाहिए। अभी तो इस कोरोना काल में सबकी रोजगार छीन चुकी है और परेशान है कैसे मेरा घर परिवार चलेगा, तो करोड़ों रुपये कहां से लाएंगे, कैसे फैक्ट्री लगाएं, कैसे नौकरी देने वाले बनेंगे। तो दोस्तों सोचने वाली बात है कि आखिर हम मालिक कैसे बनेंगे, नौकरी देने वाला कैसे बनेंगे, हमारी जिंदगी में 4 चांद कैसे लगेंगे, ये सोचने वाली बात है। तो दोस्तों रास्ता ढूंढना पड़ेगा और रास्ता है दोस्तों, आपके पास दुनिया का बेस्ट एकेडमी डियोसॉफ्ट एकेडमी ऐसी एक संस्था है जो कि यहाँ पर आप आकर के अपने जिंदगी को 4 चांद लगा सकते हैं, अपने स्किल को सीख सकते हैं, अपने बच्चों को शिक्षा में सुधार ला सकते हैं, उनको समाज में बोलने की तौर तरीका सिखा सकते हैं, क्योंकि यही हमारी डियोसॉफ्ट सिखाती है। आपके कपड़े पहनने का तौर तरीका कैसे होना चाहिए, समाज में रहने का तौर तरीका कैसे होना चाहिए, लोगों के साथ कैसे उठना बैठना चाहिए, मतलब ये दुनिया का बेस्ट एकेडमी है जो कि कुछ पैसे लगा करके दोस्तों इस बिजनेस को खड़ा किया जा सकता है और अपनी भी जिंदगी में 4 चांद लगा सकते हैं, अपने बच्चों को लाइफ स्टाइल बना सकते हैं, उनको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, उनकी अच्छी परिवेश कर सकते हैं। उसी तरह दोस्तों आप हजारों सैकड़ों लोगों को भी एक कुशल इंसान और एक सफल इंसान बना सकते हैं, उनकी भी जिंदगी में 4 चांद लगा सकते हैं। अब दोस्तों हमारे डियोसॉफ्ट इतनी बेस्ट एकेडमी है कि हमारे आज छोटे छोटे बच्चों को मैं देखता हूं वेबिनार में आकर इतने अच्छे से प्लान करते हैं, एंकरिंग करते हैं, चीफ गेस्ट के रूप में आते हैं। अभी सोनी मैम को देख लीजिए, सोनी मौर्य जी को, कितनी छोटी सी उम्र है, इतने अच्छे से एंकरिंग कर रही हैं। लोग कहते हैं कि सर डियोसॉफ्ट क्या देती है, अरे दोस्तों यही डियोसॉफ्ट हमारी देती है कि अपने आप को प्रूव कर पा रहे हैं। अभी लोग अपने उनको कह दिया जाए सर कि एक 30 सेकंड का मैसेज दीजिए तो वो अपना नाम तक नहीं बता पाते हैं, तो यही हमारी डियोसॉफ्ट देती है। यही आपके मन में जो संकोच है, डर है, इसको निकाल करके दुनिया का बेस्ट आदमी आपको बनाती है। आप एक सफल इंसान बनते हैं यहाँ से। लोग कहते हैं कि पैसा माने नहीं रखता है, नहीं दोस्त मैं इसको नहीं मानता, पैसा माने रखता है। अगर फील कीजिए दोस्त, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, अगर आपके परिवार में कोई बीमार हो जाए, गंभीर बीमारियों से जूझ रहा है, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपके सामने वो दम तोड़ देता है अपना, इस दुनिया से आपके साथ से वो चला जाता है। आपके पास 10-5 लाख रुपए इकट्ठे नहीं है कि उसकी जिंदगी को आप बचा सकें, तो आप कहते हैं कि पैसे माने नहीं रखता है। दोस्त पैसा माने रखता है, पैसा ही सब कुछ है दोस्त। अगर पैसा आपके पास है तो आप एक अच्छे घर में रह सकते हैं, एक अच्छे गाड़ी में घूम सकते हैं, अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, उनकी जिंदगी को बदल सकते हैं और अपने बना सकते हैं, अपने जैसे लोगों को बना सकते हैं। अभी अपने अगर पैसा हो दोस्त तो कोई बीमारी से मरना तो सर तय है, एक दिन सबको इस दुनिया से जाना है, मगर अगर कोई बीमारी से जूझ रहा है, अगर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो फील कीजिए दोस्त कि अगर मेरे पास पैसे नहीं है, अगर वो मर जाए पैसे के अभाव में, तो दोस्त तो ये बताइए कि पैसे की जरूरत है कि नहीं जरूरत है? जरूरत है। अगर पैसा नहीं है तो दोस्त वो कैसे बचेगा? अगर पैसा होता दोस्त तो मैं अपने परिवार को या अपने फैमिली को या अपने बच्चे को आपको बचा लेता कि नहीं बचा देता। मैं अभी आप छोटी सी मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं दोस्त कि मेरी माँ को कैंसर हो गया था, पिताजी तो जब मैं 10 साल का था, श्रेया की उम्र से थोड़ा और कम में था, तभी एक्सपायर हो गए थे, क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो गया था, इलाज हो चुके थे, इतनी बुरी एक्सीडेंट हुआ था कि उनको बचाना संभव नहीं था। हालांकि भरसक प्रयास किया गया उनको बचाने के लिए, मगर वो बचे नहीं। मगर जब मेरी माँ ही मुझे परवरिश से, हम 4 भाई बहन हैं, माँ ने ही बहुत कष्ट झेल करके हम लोग को पढ़ाया लिखाया था।
शायद मैं ही घर में बीए कर सका, और मैडम पढ़ी हैं वो तो हमारी शादी होने के बाद पढ़ी है, नहीं तो और मेरी भाई बहन कोई नहीं पढ़ा है। मेरा छोटा भाई था, मैं उसको पढ़ाने की बहुत कोशिश किया, 9वीं क्लास में ही छोड़ के बॉम्बे भाग गया। हालांकि आज वो बॉम्बे गया तो अपनी जिंदगी सेटल कर चुका है, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ को हमारे कैंसर हो गया था, माँ ने 4 साल छिपा दिया, हमको बताया नहीं। हम यहाँ मार्केट में रहते थे, माँ घर रहती थी, क्योंकि अभी रिस्ट पुट थी, बना खा लेती थी अच्छे से, उनको जो चाहिए था वो हम लोग दे देते थे। तो माँ ने छिपाया, अपने से इलाज कर रही थी, मगर जब मुझे मालूम हुआ तो हमने भरसक प्रयास किया कि नहीं इनको बचाया जाए, क्योंकि 60 साल की उम्र में वो चली गई। आज बड़ा मुझे अफसोस होता है कि आज माँ मेरे साथ नहीं है, बड़ा उस बात का दुख होता कि आज रहती तो शायद मुझे सपोर्ट करती, क्योंकि उनकी वजह से आज मैं यहाँ पर बोल पा रहा हूँ, आप लोग को दिखा पा रहा हूँ अपने आप को। तो हमने उनको प्रयास किया, बहुत कोशिश किया। मैं जिसने जहां बताया मैं वहां गया, मगर डॉक्टरों ने ही कहा कि आगे नहीं बच पाएंगी, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। तो हम और मैडम श्रेया 3 लोग ही उस समय थे। छोटे भाई अपना परिवार लेके बॉम्बे थे, बहनें अपने अपने घर चली जा चुकी थी। हम लोग उनका 1.5-2 महीने, डॉक्टर बोले कि इनका आप सेवा करिए, कुछ नहीं है। हालांकि हम लोग सेवा किए उनका, मगर इस बात का अफसोस था दोस्त कि उस समय मेरे पास 10-5 लाख रुपए नहीं था, नहीं तो दुनिया के बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को मैं दिखा पाता। राइट सर। और वो आज वो दुनिया को छोड़ के चली गई। और दोस्त, मुझे डॉक्टर ने बता दिया था कि यार ये 1.5-2 से महीने से ज्यादा नहीं चलने वाली हैं। तो मैंने उनका अंतिम संस्कार करने के लिए पैसा इकट्ठा कर चुका था। और जब हरिश्चंद्र घाट पर मैं लेके गया था, बनारस महल मनगंगा के बगल में दोस्त, और किसी ने आकर के गांव में ये कह दिया था कि जहां आपके पापा का अंतिम संस्कार किया गया वहीं माँ का भी होना जरूरी है। लोग ऐसी भ्रांतियां मन में डाल दिए, मुझे भी सोचने पर मजबूर हो गया कि लोग कह रहे हैं अगर नहीं जाएंगे तो समाज का डर है, लोग कहेंगे कि पैसे से डर गए, नहीं गए बनारस लेकर के। नहीं तो हमारे यहाँ अधिकतर हम 90% देखते हैं कि मिर्जापुर ही चले जाते हैं, गंगा जी यहीं पर पास में। तो हमको मजबूरी में वहां लेना, भाई साहब बॉम्बे थे, उन्होंने फ्लाइट पकड़ के 20,000 रुपया लगा करके वो उन्होंने डायरेक्ट आया हरिश्चंद्र घाट पर। तो मैं वहां गया, मैं पैसा, अगर वहां मैं जाने के बाद ये देखा दोस्त हरिश्चंद्र घाट पर कि जो मल्लाह है वहां पर वो पैसे की अहमियत को समझ रहा है। हमें आपको दर्द है कि नहीं ये मर गए तो इनके साथ मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना है, एक सामाजिक तरीके से, एक संस्कारिक ढंग से उनका अंतिम का संस्कार करना है। हम बहुत कुछ सोचने लगते हैं, समाज का डर है, तमाम बातें हैं, मगर उन लोगों को इसकी डर नहीं है, उनको पैसा चाहिए। अब आपकी इज्जत जा रही है, चाहे बेइज्जती हो रही है, चाहे कुछ भी हो रही है, आपकी वहां मिट्टी लेके बैठे हैं तो पैसा चाहिए। सर मैं बता रहा हूं आप लोगों से कि उस समय अगर मेरे पास पैसा नहीं होता दोस्त तो मैं वहां बेइज्जत हुआ होता। पैसे के लोग कहते हैं कि पैसे माने नहीं रखता है, मगर मैं समझता हूं कि पैसा माने रखता है। उस समय दोस्त जब ने सारी प्रक्रिया हो गई माँ का, जब हिसाब हुआ तो 18,000 का बिल बनाया था मल्लाह ने। हम तो सोचे कि यार ये 18,000 का बिल बना दिया। जो आगे दिया था ना, एक अग्नि चुटकी भर देते हैं लोग ना, वो जब मुझे आग लिया दिया तो मैंने यार चुटकी भर आग दे रहे हो, इससे क्या होगा? कहे आप लेके तो जाओ। तो वास्तव में अब वो लेके जाने भर मैं 3 ही फेरा लगा पाया था अर्थी का, तब तक वो पता लगा कि वो जल गई, मुझे मजबूरन फेंकना पड़ा उस पर। तो दोस्त उस समय 18,000 रुपया, जो हमारे लोग थे ना, सब लोग मुंह देख रहे हैं, कोई सपोर्ट करने नहीं आ रहा है दोस्त। पैसा नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं है इस दुनिया में, चाहे अपने खुद के रिश्तेदार क्यों ना हो। कोई ये नहीं कर रहा है कि विनोद जी आपके पास पैसे हैं कि नहीं, अगर ना हो तो मदद करूं। कोई बोलने वाला नहीं है, सब खाली देख रहे हैं एक दूसरे को। भाई साहब आए हैं तो वो भी चुपचाप तमाशा देख रहे हैं कि माँ मरी है तो कम से कम अंतिम संस्कार भाई साहब कर रहे हैं, तो पैसे है कि नहीं है वो ये भी नहीं हमसे पूछ रहे हैं। मगर मैं दोस्त पैसा का व्यवस्था किया था, उस पैसे की अहमियत को मैं समझ पाया तो मैंने दिया और अंतिम संस्कार किया, क्योंकि माँ आज चली गई है। मगर ये पैसा अगर आज मैं इनको नहीं दूंगा तो मेरा समाज में बेइज्जती होगा। अब तो जो उन्हें होना था हो गया। तो दोस्त पैसे की अहमियत उस समय समझ में आती है, उस समय वैल्यू समझ में आती है जब अपने सामने दम तोड़ देते हैं और लोग कहते हैं कि पैसा मैंने कुछ नहीं है। दोस्त पैसा नहीं है। अच्छा ये बताइए, अभी थोड़ी देर के लिए वही दूर की एग्जांपल मैं नहीं बताता हूं, प्रेजेंट टाइम में जो हमारे डीओ शाफ्ट में हमारे लीडर्स हैं, जो अप्लायंस हैं, जो हमारे गुरु हैं, जैसे हमारे रिस्पेक्टेड संतोष कुमार मौर्य सर, रिस्पेक्टेड केपी सर, आर्मी रिटायर हैं, देश की सेवा 18 साल किया है। इनके वजह से आज हम घर में सुरक्षित रहते हैं। मैं तो इनको सैल्यूट करता हूं, क्योंकि इनके वजह से मैं
अपने घरों में अपने बीवी बच्चों के साथ अपने समाज में हम रह पाते हैं, सुरक्षित रह पाते हैं। आप बताइए इनसे बड़ा भगवान कौन है जो सीमा की रक्षा करता है, हम सुरक्षित घर में रहते हैं। अगर सर रिटायर होने के बाद सर को पेंशन मिलता, मगर सर क्यों डीओ साफ्ट किए? सोचने वाली बात है दोस्त कि डीओ साफ्ट क्या देती है। उन्होंने इस सिस्टम को देखा, इस पावर को जाना कि डीओ साफ्ट आखिर देती क्या है। नहीं तो सर्विस सोचते कि चलो यार अब रिटायर हो गए, नौकरी हो गई, पेंशन तो मिलेगा ही ना, बैठ के आराम से खाएंगे, क्या जरूरत है मुझे नौकर अब जाकर के दुनिया भर की बवाल करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, क्यों मैं सोचूं। मगर नहीं दोस्त, डीओ साफ्ट को समझा, उस पैसे की अहमियत को समझा कि नहीं, यहां से सिर्फ मैं जी खा सकता हूं, अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता, मैं अच्छी जिंदगी नहीं दे सकता, मैं अच्छी उनको घर नहीं दे सकता, अच्छा गाड़ी नहीं दे सकता। नौकरी से आदमी जी खा सकता है, परवरिश कर सकता है। बताइए कि 40-50 हजार की नौकरी से आज के डेट में क्या होने वाला है। अभी 2020 में घर का खर्च चलाने के लिए 1 लाख रुपया महीना चाहिए। अभी कोरोना खत्म होने दीजिए, अभी देखिए महंगाई किस तरह से बढ़ती है। तो सर ने डिसीजन लिया कि नहीं, इस पावर में कितना दम है, हमें डीओ साफ्ट क्यों करना चाहिए। तो सर ने ये डिसीजन लिया और डीओ साफ्ट को ज्वाइन किया। आज हमारे प्रिंस सर को देख लीजिए, कितने अच्छे से आज प्लान करते हैं, डिजाइन करते हैं, यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं। उनको मैं सुनता हूं, कितना अच्छा लगता है। तो हमें दूर जाने के लिए धीरू भाई को नहीं देखना है, बिल गेट्स को नहीं देखना है, अब्दुल कलाम जी को नहीं देखना है, हमारे डीओ साफ्ट में ही झांक के देखना है कि हमारे डीओ साफ्ट में हमारे गुरु कैसे सफल हो रहे हैं, हमारे विनय सर कैसे सफल हो रहे हैं। आरती मैम छोटे से गांव से निकल करके इतने बड़े लेवल पर गई, आज थाईलैंड जाकर के घूम के आई है, 5 दिन अपने जिंदगी को जिया है, वहां लग्जरी जिंदगी। संकेत सर जिए हैं, उनके मम्मी पापा जिए हैं, श्रद्धा मैम गई हैं। तो हमें सोचने की जरूरत है दोस्त कि हमें डीओ साफ्ट क्यों करने की, डिसीजन लेने की बारी होती है। प्लान अच्छा है सर, एजुकेशन अच्छा है, रात भर उस समय तो पार्टी रहेंगे, जब रात भर के बाद तो भी सुबह फोन करिए तो सर कहते हैं एजुकेशन। सर इसमें कहां से मिलेगी सर, इसमें तो सर लोग बिजनेस खाली बताते हैं। तो इस तरह से मतलब रात भर में वो निगेटिव हो जाते हैं, पता नहीं कहां से कौन मंत्र उनको फूंक देता है कि वो सारी आपका मेहनत धरी के धरी रहता है। डिसीजन लेने की बारी होती है, 11,000 देने की जब बारी आएगी, अपने बच्चों की जिंदगी के बारे में सोचने की बारी आएगी, अपने जिंदगी के बारे में सोचने की ये बारी आएगी, तो लोग सोचते हैं कि अरे यार 11,000 देना होगा। लगता है कि सर को दे दूंगा 11,000 तो वो अपने घर परिवार को चलाएंगे, अपने बीवी बच्चों का खर्च चलाएंगे। नहीं दोस्त, मुझे नहीं चाहिए। डीओ साफ्ट का संस्था है, उसका अकाउंट नंबर मैं आपको दे रहा हूं, उसमें संस्था को ट्रांसफर करिए दोस्त। लीगल तरह से आप यहाँ पर एडमिट होते हैं, ना कि हमको पैसा हम आपको मांग रहे हैं अपना घर खर्च चलाने के लिए। क्योंकि दोस्त मैं देखा हूं कि आपकी जिंदगी बदल रही है, इसलिए मैंने आपको सिस्टम बताता है। अब अभी देखिए दोस्त, डीओ साफ्ट में मैं 2 लाइन और बोलूंगा नहीं सर, क्योंकि डीओ साफ्ट में सर न कोई जात देखती है, डीओ साफ्ट न धर्म देखती है, न उम्र देखती है, न गोरा हो काले हो, छोटे हो नाटे हो, कुछ का किसी तरह से दोस्त हो, डीओ साफ्ट ये नहीं देखती है। डीओ साफ्ट आप कभी भी किसी भी उम्र में, जैसे अभी देखिए मैं एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूं, नंदलाल प्रजापति जी और प्रेम प्रजापति जी, मैंने इनका हफ्ते का 4,000 पेमेंट देखा। बताइए आज इनकी उम्र 65 से 70 साल की उम्र होगी, इससे तो कम नहीं होगी। फील कीजिए सर कि ये लोग अगर इस उम्र में 4,000 रुपया हफ्ता कमा सकते हैं तो हम दोस्त क्यों नहीं कर सकते हैं। हम सोचते हैं कि अरे अब हमारी उम्र क्या है, अब इस उम्र में हम एजुकेशन लेंगे, इस उम्र में जानकारी लेंगे, इस उम्र में हम बिजनेस करना चाहेंगे। अरे नहीं दोस्त, उम्र ये शिक्षा लेने की कोई उम्र नहीं होती है, बिजनेस करने की जब जागो तभी सवेरा। दोस्त अपने आप को डिसीजन लीजिए और आइए मिल के रहा करते हैं। हमारी पूरी उड़ान टीम आपके साथ है, हमारे पूरे लीडर्स साथ हैं। और दोस्त मैं एक लाइन और कहूंगा कि युद्ध तो छिड़ चुका है दोस्त, युद्ध तो छिड़ चुका है और सारथी भी तैयार है। हमारे गुरुजी कृष्ण के रूप में सारथी रथ लेके तैयार है, बस अर्जुन बनने की जरूरत है दोस्त, हमें अर्जुन बनने की जरूरत है। क्योंकि हमारे गुरु एकदम कृष्ण के सारथी के रूप में रथ लेके तैयार है, वो समझा रहे हैं कि आ जाओ तुम अर्जुन बन जाओ, युद्ध छूट चुका है दोस्त, डिसीजन हमको लेना है दोस्त। आइए अब इसी वाणी के साथ मैं अपने आप को विराम देता हूँ दोस्त। नमस्ते प्रणाम और गुरुजनों के चरणों में नमस्ते। थैंक यू दोस्त, आपने कितना शानदार नॉलेज दिया, थैंक यू सो मच सर। आपके लिए
के लिए हमारे पास शब्द नहीं, आपकी जितनी तारीफ करें उतना कम है सर। थैंक यू सो मच। यस माय डियर फ्रेंड्स, बस डिसीजन लेने की बारी है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई भी इंसान कभी भी सीख सकता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब बारी है इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने की। तब मिलते हैं कल सेम टाइम सेम लिंक पे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड अपनी कामयाबी के लिए कदम बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।